नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में बैंक धोखाधड़ी पर अनुमति के बावजूद नहीं हो पाई चर्चा। कावेरी विवाद और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर जारी रहा गतिरोध। बीजेपी ने दिया पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार पर चर्चा का नोटिस। बैंकों के एनपीए के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, बैंकिंग सिस्टम को यूपीए ने किया दागदार। कांग्रेस का पलटवार, भगोड़े आरोपियों को क्यों नहीं वापस ला रही है केंद्र सरकार। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में सरकार बनाने की कवायद तेज। 6 मार्च को एनपीपी नेता कोनराड संगमा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। कल त्रिपुरा में बीजेपी विधायक दल के नेता का होगा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ सभी जांच पर 24 अप्रैल तक लगाई रोक। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा, एफआईआर में नहीं है मेजर का नाम। 27 जनवरी को शोपियां में जवानों की गोलीबारी में हुई थी 2 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना को मिली बड़ी कामयाबी। सुचवान आर्मी कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड मुफ्ती बकास को किया ढेर। जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशन कमांडर था आतंकी। संसद में बजट सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के साथ हुई। पहले दिन कांग्रेस समेत कई दलों ने अपने अपने मुद्दे उठाए। सबसे ज्यादा गतिरोध सार्वजनिक बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों पर देखने को मिला। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पूर्व मंत्री से जुड़े भ्रष्टाचार का मसला उठाया और इस मसले पर चर्चा का नोटिस भी दिया गया। राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले दिन कई मुद्दों पर गतिरोध हुआ और सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। कांग्रेस और टीएमसी ने पीएनबी धोखाधड़ी के मामले को उठाया तो डीएमके और एआईडीएमके ने कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग की। वहीं टीडीपी ने कांग्रेस सदस्य के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठाया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सार्वजनिक बैंकों में हुए धोखाधड़ी के मामले को बेहद गंभीर बताया। And I feel as a chairman of the House need to discuss that issue because this is agitating the minds of the people. So it's agitating the minds of the people. So for that, but I suggest that I cannot accept under 267. You can give notice under 176 or other appropriate thing after discussion. After discussion, please, after discussion. Then I will consider it positively and decide at the earliest because for that I need to talk to the leader of the house also. सभापति ने ये भी कहा कि उन्हें बीजेपी सांसद विनय सहस्रबुद्धे की तरफ से भी एक नोटिस मिला है जिसमें पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों द्वारा कथित भ्रष्टाचार किए जाने का जिक्र है, लेकिन इस नोटिस पर भी नियम 267 के तहत चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। Notice given by Sri Dr. Vinay Sahasrabudhe and others is about corrupt practices indulged in by the relatives of the former ministers, and they also given a name of a person who is involved in some alleged scams. That also is an important matter. That also, but I cannot allow it under 267. लगातार गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही को पहले 11:20 और इसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद कार्यवाही शुरू होने पर उपसभापति ने कहा कि हर मुद्दे पर बारी बारी से चर्चा की जा सकती है, लेकिन उससे पहले सभी सांसदों को सदन में शांति कायम करनी होगी। डिस्कशन ऑन अलार्मिंग फ्रॉड इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दैट इज द फर्स्ट नोटिस आई एम हैविंग। आई एम रेडी टू अलाउ डिस्कशन ऑन दिस, a short duration discussion. The chair is ready to allow that discussion, and after that discussion is over, other ways we can consider other subjects also. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बैंकों में धोखाधड़ी के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और सरकार इन पर लगाम लगाने में असफल रही है। जो बैंकों का फ्रॉड हुआ है, करोड़ों रुपया एक के बाद बिजनेसमैन ले जाता है, और ये शुरू हुआ जितिन
नेता से लेकर और वीरू मोदी तक, और एक आदमी भी वापस नहीं आता है। उपसभापति के बार बार निवेदन के बावजूद गतिरोध जारी रहा और चर्चा को लेकर सदन में एक राय नहीं बन पाई। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज अवरोध से हुआ। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिलों को पारित कराने का लक्ष्य रखा गया है। जरूरत है कि सभी दलों में सहमति बने ताकि ये सत्र फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव बन सके। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस के हमलों पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान दिया गया कोई भी बैंक कर्ज नहीं डूबा है, यानी एक भी एनपीए नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यूपीए शासन में 2008 में बैंकों की ओर से 18 लाख करोड़ से ज़्यादा रकम एडवांस दी गई थी, जो मार्च 2014 तक 52 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को सुधार विरोधी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान जो चीज़ें रिकॉर्ड में नहीं आई, ये पीएनबी खुलासा उसी से जुड़ा हुआ है। कानून मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को तकनीक पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड को कांग्रेस लाई थी, आज वो उसका खुद विरोध कर रही है। कांग्रेस की सच्चाई यह है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार में एक भी एनपीए नहीं होता जो 4 साल में लोन दिया गया, और यूपीए की सरकार में एडवांसेस बढ़े, रिकॉर्ड्स पर रिफ्लेक्ट नहीं हुए, और 36% का ट्रस्ट एसेट सही में 82% निकला। और इस मसले पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जुड़ी हैं। नीरजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं एक तरफ से जो पिछले शुरुआती जो सत्र था, बजट सत्र का जो शुरुआती सेशन था, उसमें भी हमने देखा कि इसी तरह के मुद्दे कमोबेश थे, और इस बीच तो कई नए मुद्दे आए हैं, बैंक फ्रॉड्स और दूसरे। आपको लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के लिए मैनेज करना फ्लोर को? आज का अगर देखा जाए रवैया, तो लगता है, मुझे तो लगा, और बातचीत भी हो रही थी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, क्या फाइनेंस बिल के अलावा और कुछ पारित हो पाएगा? फाइनेंस बिल तो पारित होता ही है, होने की जरूरत है, नहीं तो एक क्राइसिस हो जाएगी। और अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि उसको रोका गया हो। लेकिन और चीज़ें जो है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, ट्रिपल तलाक बिल, जो सरकार के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्या वो पास हो पाएंगे? अब दोनों तरफ से अपने अपने मुद्दे उठे हैं। पीएनबी में जो धोखाधड़ी हुई है, घोटाला हुआ है, वो वाजिब है कि ऑपोजिशन, कोई भी ऑपोजिशन चाहेगी कि इसका जवाब दे सरकार। यही जवाब नहीं क्यों हुआ? क्या नीरव मोदी को वापस लाया जाएगा? और जो सिस्टमिक रॉट है, जो सिस्टमिक बीमारियां हैं बैंकिंग सिस्टम में, उसके बारे में क्या किया जाएगा? उसमें एक सरकार की जवाबदेही नहीं है, कई सरकारों की इसमें जवाबदेही है। तो देश को तो ये, जिनका पैसा डूबा, और वैसे भी जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो चाहेंगे कि सरकार इसको जवाब दे। दूसरी तरफ से जो सहस्त्रबुद्धे साहब की तरफ से नोटिस आया है, और क्लियरली इशारा है पीसी चिदम्बरम, फॉर्मर वित्त मंत्री, और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं, चार्जेस हैं, उस चीज़ों को उठाया जाए। और मैं मानती हूँ जो ये हल्ला गुल्ला में सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, दोनों चीज़ पर प्रखर रूप से डिबेट होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए। ऑपोजिशन आए, जिसको जो उसको कहना है कहे, स्पष्ट तौर से कहे, अच्छी डिबेट के दौरान कहे। अगर वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोले इस पे, तो हर स्पीकर ये कहे कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोले। हल्ला गुल्ला करना और प्लकार्ड दिखाना, वेल में झूमना, नारेबाजी, इससे मतलब ये कोई स्ट्रीट पॉलिटिक्स नहीं है, ये पार्लियामेंट है। और सभापति भी इस पर कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। सभापति ने कई बार समझाया भी है सांसदों को। लेकिन मैम, जो आप कह रही हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि सभापति ने भी कई बार चीज़ों को ऑर्डर में लाने की कोशिश की है, लेकिन सदन के अंदर जो माहौल होता है वो अलग होता है, बातचीत के लिए माहौल बनाना। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी आप सदन के बाहर देख रही हैं, क्या आपको लगता है, कुछ उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें शांतिपूर्ण बहसें सुनने को मिलेंगी?
देखिए, उम्मीद के बिना तो मतलब दुनिया जीती है, उम्मीद से ही कायम है। लेकिन मुझे लगता नहीं है जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, और ये साल हाईली पॉलिटिकल होने वाला है, बहुत चुनाव आने वाले हैं, कर्नाटक, हिंदी हार्टलैंड, जनरल इलेक्शन, तो हर एक चीज़ और भी पॉलिटिसाइज होने वाली है। उसको देखते मुझे नहीं लग रहा है कि सद्बुद्धि आएगी आसानी से। और सरकार को क्या करना चाहिए, कोई सजेशन? क्योंकि सदन चलाने की जिम्मेदारी आखिरकार सरकार पर ज्यादा कही जाती है। सरकार को और कोशिश करनी चाहिए। सरकार की तो भूमिका है कि सदन को सुचारू रूप से चलाना, तो उनको रीच आउट करना चाहिए, और रीच आउट, कुछ तो रीच आउट कर ही रहे हैं। और हो सकता है कुछ चीज़ों पे अड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो सरकार बीजेपी इतनी शानदार जीत के बाद आई है, तो वो अफोर्ड कर सकती है हर चीज़ का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। नवनिर्वाचित सदस्य हिशे लांचुकपा ने आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। लांचुकपा सिक्किम से निर्वाचित हुए हैं। लांचुकपा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो गया था। वो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। मैं हिशे लांचुकपा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान को प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद के मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसको कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद। लोकसभा की कार्रवाई भी आज अवरोध के चलते पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने पर दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने पीएनबी धोखाधड़ी समेत कई मुद्दों पर गतिरोध शुरू कर दिया। उधर टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। इसके चलते कार्रवाई पहले 12 बजे और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। 16 राज्यों से 58 राज्यसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 23 मार्च को राज्यसभा के 58 सदस्यों का चुनाव होगा। आपको बताएं कि इसके अलावा केरल से राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। ये सीट वीरेंद्र कुमार के इस्तीफे से खाली हुई थी। और जिन 58 सीटों के लिए चुनाव होने हैं उनमें सबसे ज़्यादा 10 उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र और बिहार से 6-6, मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल से 5-5, गुजरात कर्नाटक से 4-4, राजस्थान ओडिशा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से 3-3, झारखंड से 2, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा छत्तीसगढ़ से 1-1 सीट शामिल है। मेघालय में मंगलवार को एनपीपी के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन सरकार का गठन होगा। नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता कोनराड संगमा मेघालय के नए मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल ने बहुमत के दावे के बाद कोनराड संगमा को सरकार बनाने का न्योता दिया है। शपथ ग्रहण समारोह शिलोंग में होगा। 6 सीटें जीतने वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यानी यूडीपी ने नेशनल पीपल्स पार्टी का समर्थन किया है। 4 सीटें पाने वाली पीडीएफ और 2-2 सीटें जीतने वाली बीजेपी और एचएसपीडीपी और एक निर्दलीय विधायक भी कोनराड संगमा को समर्थन दे रहे हैं। एनपीपी नेता कोनराड संगमा ने कल शाम को राज्यपाल गंगा प्रसाद को इन सभी पार्टियों के विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी। और एनपीपी नेता कोनराड संगमा लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीए संगमा के पुत्र हैं और वे इस समय राज्य की तुरा लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। I think we've been very clear from day one that we are here to work on providing good governance to the people. We have realized and we feel that governance is missing, and I think that is going to be our core area. Ensure implementation takes place well, ensure that there is transparency in the system. So I think good governance is what is missing. And obviously, we will focus a lot on implementing proper central schemes. At the same time, ensuring that infrastructure is is pushed. We are also very concerned about the social sectors, health sector, education sector. So there are many areas. The youth sector is very important for us. We're very sad that our state doesn't have policies in most of these sectors.
नागालैंड में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। राज्यपाल पीबी आचार्य ने बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार नेफियो रियो और एनपीएफ नेता टीआर जेलियांग को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। इससे पहले बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन और एनपीएफ के नेताओं ने कल राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। राज्यपाल से मुलाकात में बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 32 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। 60 सदस्यीय विधानसभा में एनडीपीपी के 18 और बीजेपी के 12 विधायक हैं। बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन को जेडीयू के एक और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन हासिल है, जबकि एनपीएफ ने 26 सीटों पर जीत हासिल की है। Yes, we're getting support, and our combination is just come to 30. So we want to more. It will be good. We got the support of the single independent also. We'll provide a very stable government. We'll provide good governance, and we'll see that we have the transparency in governance. The NDPP-BJP alliance has secured near simple majority. We have won 30 seats in the 60-member assembly. We have the support of one independent and one JDU member. That takes us to 32. We are in a comfortable position to form the next government. So the NDPP-BJP alliance will stake its claim to form the government in next couple of days. और त्रिपुरा में भी सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। त्रिपुरा में बीजेपी और इसके गठबंधन सहयोगी आईपीएफटी के नवनिर्वाचित विधायकों की कल बैठक होनी है, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। बीजेपी ने त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत के बाद विधायक दल के नेता के चुनाव में मदद के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जोएल ओराम को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो बीजेपी और गठबंधन सहयोगी आईपीएफटी के नवनिर्वाचित विधायकों से मिलकर साझी सरकार के मुख्यमंत्री का नाम का सुझाव देंगी। बैठक के बाद वो बीजेपी संसदीय बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। त्रिपुरा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिप्लब कुमार देव के अलावा कुमार विष्णु देव बर्मन, अतुल देव वर्मा और रामपद जमातिया का नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। त्रिपुरा में बीजेपी ने 35 सीटों पर और उसके सहयोगी आईपीएफटी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है। इस बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने रविवार को राज्यपाल तथागत राय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि नई सरकार बनने तक वो राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभालते रहेंगे। राज्य में पिछले 25 साल से उनकी पार्टी की सरकार थी। उत्तर पूर्व के राज्यों में आए चुनाव नतीजों से सरकार की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि इससे सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को लागू करने में सहूलियत मिलेगी, साथ ही आसियान देशों का भारत पर भरोसा भी बढ़ेगा। विकास की कमी और अलगाववाद की वजह से उत्तर पूर्व के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बुनियादी ढांचे की कमी काफ़ी खलती रही है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव नतीजों में जीत के बाद इस कमी को दूर करने का वादा किया है। पूर्वोत्तर में असम, मणिपुर और अरुणाचल में पहले से ही बीजेपी की सरकारें हैं। उम्मीद की जा रही है कि आसियान को जोड़ने वाले राज्यों और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होने के चलते भारत की एक्ट ईस्ट नीति को लागू करने में आसानी होगी। I can say that yes, it will impact, and I can also say that it will have a positive impact. Quite apart from the fact that the people of northeastern states would now feel probably a bit more connected with the central government and with the mainstream politics of the country, I think they would start having a little bit more faith and greater credibility in the idea that is being pushed by the Modi government that northeast region of India would have to be the center of India's Act East policy. उत्तर पूर्व के इन राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल 45,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। इस राशि से मुख्य तौर पर म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक सड़क, अंतर्राष्ट्रीय कस्टम केंद्र, गोदाम और पुल जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा ऊर्जा, पाइपलाइन और सूचना तकनीक से जुड़ी सुविधाओं का भी विस्तार होगा, लेकिन स्थानीय दिक्कतों और राजनीतिक टकराव की वजह से इस काम में रुकावटें आ रही थी। लेकिन जानकारों का कहना है कि अब इस काम में तेजी आने की उम्मीद है। Yes, definitely, because see, the thing is, if you look at
entire Northeast region. It is the gateway to Asia and Southeast Asia. And we are looking forward for a better future of Northeast when the Act East policy is totally implemented, when the trilateral highway comes up, which connects Northeast with the Asian countries and the Southeast Asian countries. You know, there's a trilateral highway being constructed, which starts from Assam, goes to Nagaland, goes to Manipur, then to Myanmar from Moreh. अवैध घुसपैठ उत्तर पूर्व के राज्यों की एक बड़ी समस्या रही है। खासतौर पे त्रिपुरा और असम इस परेशानी को झेलते रहे हैं। असम में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के जरिए अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। इस प्रक्रिया को उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। इन राज्यों में विकास की कमी और उसके कारण होने वाली अशांति से आसियान के देश भी चिंतित थे, लेकिन अब जब इन राज्यों की कमान बीजेपी के हाथ में आई है तो समझा जाता है कि चीज़ें बदलेंगी और एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई गोलीबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ सभी जांच पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आदित्य के खिलाफ FIR पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि सेना के जवानों के खिलाफ दर्ज FIR में मेजर आदित्य कुमार का नाम दर्ज नहीं है। मेजर आदित्य कुमार के पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल करमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर FIR को रद्द करने की मांग की थी। 27 जनवरी को शोपियां के गनौवपोरा गांव में पथराव कर रही भीड़ पर सेना के जवानों की गोलीबारी में 2 स्थानीय लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए। मेजर आदित्य कुमार सहित गढ़वाल राइफल्स के 10 जवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जम्मू कश्मीर के शुजवा आर्मी कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड मुफ्ती बकास को सेना के जवानों ने मार गिराया है। पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में हुई एक मुठभेड़ के दौरान आतंकी को ढेर किया गया। सेना को पुलवामा के अवंतीपोरा में इस आतंकी के होने की खबर मिली, जिसके बाद इस इलाके की घेराबंदी की गई। इस दौरान आतंकी वकास ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में जवानों ने उसे मार गिराया। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने कथित पेपर लीक मामले में CBI जांच की सिफारिश की है। SSC चेयरमैन असीम खुराना ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया है। 17 से 22 फरवरी के बीच कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 2 की जो परीक्षा है उसमें पेपर लीक होने का आरोप लगा था। इस मसले को लेकर छात्र कई दिनों से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ इन छात्रों ने कल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की। SSC केंद्र सरकार के विभागों में कनिष्ठ स्तर के लिए भर्तियां करती हैं। नई जो उनकी डिमांड थी SSC के संबंधित छात्रों की, वो डिमांड पूरी की जा चुकी है और CBI जांच का आदेश किया जा चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद की बेटी और सांसद मीसा भारती और उनके दामाद को थोड़ी राहत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को 2-2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। ये जमानत सशर्त दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि वो बिना अदालत की इजाज़त के देश छोड़कर नहीं जा सकते। ये मसला कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट के नाम पर दिल्ली में एक फार्म हाउस की खरीद से जुड़ा है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय मीसा भारती से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस बार करीब 28 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठ रहे हैं। इस बार परीक्षा केंद्रों में कई खास इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने छात्रों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से मुस्कान के साथ बिना किसी तनाव के परीक्षा देने की सलाह दी है। जाते जाते इसी रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इस बार छात्रों को बिना तनाव और दबाव की परीक्षा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने इस बार इवैल्यूएशन सिस्टम को हटाकर बोर्ड परीक्षा का नियम लागू किया है, जिसमें आंतरिक और बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन को मिलाकर 33% अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी भी पास हो जाएंगे। दिव्यांग और मधुमेह से पीड़ित छात्रों के लिए परीक्षा केंद्रों पर खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बीमार छात्रों के लिए स्क्राइब की सुविधा भी दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा देते वक्त छात्रों को आत्मविश्वास से भरपूर और उनके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री समय समय पर छात्रों को बिना तनाव के परीक्षा देने और सफलता के मंत्र देते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रेडियो पर मन की बात में भी परीक्षा की तैयारी के दौरान बच्चों को आत्मविश्वास रखने और बिना किसी भय के पढ़ाई करने की सलाह दी थी। उनकी लिखी किताब एग्जाम वॉरियर में भी छात्रों को बेहतर पढ़ाई और परीक्षा के बारे में टिप्स दी गई थी। करने का इरादा होगा तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, और इसलिए आप मन में कुछ करने का इरादा रखिए, स्वतंत्रता को एंजॉय कीजिए, वो आपको एक नई ताकत देगी। सीबीएसई ने भी परीक्षार्थियों की परेशानियों को कम करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। अब तक करीब 6000 विद्यार्थियों ने हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर अपनी परेशानियां साझा की हैं। इस बार 10वीं में 16 लाख से ज्यादा और 12वीं में 11 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठ रहे हैं, और इसके लिए देश भर में 4453 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं विदेशों में 78 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 13 अप्रैल तक चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।